प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया जी की महत्वपूर्ण रचना है। आइए इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? उत्तर देखिए। रात्रि के समय आसमान ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। रात के अंधकार में सितारों से झिलमिलाता गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा था। उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? गंतोक को सुंदर बनाने के लिए वहां के निवासियों ने विपरीत परिस्थितियों में अत्यधिक श्रम किया है। पहाड़ी क्षेत्र के कारण पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठकर औरतें पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं। हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी मां के साथ काम करते हैं। यहाँ जीवन बेहद कठिन है, पर यहाँ के लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया है। इसलिए लेखिका ने गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? सफ़ेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक हैं। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले, यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी? लिखिए। प्यारे बच्चों, नार्गे के अनुसार सिक्किम में घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। नंबर 2, घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है। नार्गे ने बताया कि वहाँ की खूबसूरती की स्विट्जरलैंड की खूबसूरती से तुलना की जा सकती है, अर्थात वहाँ की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती के समान है। नंबर 3 देखिए। नार्गे के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई गई ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु व नए कार्य की शुरुआत पर फहराए जाते हैं। ध्वजा का रंग श्वेत व रंग बिरंगा होता है। नंबर 4, सिक्किम में भी भारत की ही तरह घूमते चक्कर के रूप में आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं व कल्पनाएं एक जैसी थी। वहाँ की युवतियाँ
बोकू नाम का सिक्किम का परिधान डालती हैं, जिसमें उनके सौंदर्य की छटा निराली होती है। वहाँ के घर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ के बीच छोटे छोटे होते हैं। वहाँ के लोग मेहनतकश लोग हैं। वह जीवन काफ़ी मुश्किलों भरा है। स्त्रियाँ व बच्चे सब काम करते हैं। स्त्रियाँ स्वेटर बुनती हैं, घर संभालती हैं, खेती करती हैं, पत्थर तोड़ तोड़ कर सड़कें बनाती हैं, चाय की पत्तियाँ चुनने बाग में जाती हैं, बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े में बांध कर रखती हैं। बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। इन सब के विषय में नार्गे लेखिका को बताता चला गया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। लॉन्ग स्टॉक के घूमते चक्कर के बारे में जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्कर है। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में ऐसी ही धारणा है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। यही विश्वास पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांध देता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। प्यारे बच्चों, नार्गे एक कुशल गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरी तरह समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। नंबर 1, एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नंबर 3, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो। नंबर 4, एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। नंबर 5, गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके व अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। प्रश्न नंबर 6 देखिए। एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक है। इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। नंबर 7, वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहे। नंबर 8, वहाँ के जनजीवन की दिनचर्या से अवगत कराए। नंबर 9, रास्ते में आए प्रत्येक दृश्य से पर्यटकों को अवगत कराए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 देखिए। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। प्यारे बच्चों, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा है। ज्यों-ज्यों ऊंचाई पर चढ़ते जाएं, हिमालय विशाल से विशालतर होता चला जाता है। हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए है, तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। चारों तरफ हिमालय की गहनतम वादियाँ और फूलों से लदी घाटियाँ थी। कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादलमय दिखाई देता है, तो कभी कुछ और।
कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे। चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जलप्रपात थे, तो वहीं नीचे चांदी की तरह कौंध मारती तीस्ता नदी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। स्वयं को इस पवित्र वातावरण में पाकर भार विभोर हो गई, जिसने उनके हृदय को काव्यमय बना दिया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है। प्रकृति इतनी मोहक है कि लेखिका किसी बुत सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। इस वातावरण में उसको अद्भुत शांति प्राप्त हो रही थी। इन अद्भुत व अनूठे नज़ारों ने लेखिका को पल मात्र में ही जीवन की शक्ति का एहसास करा दिया। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह देश व काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बह रही हो और उसकी मन के सारा मैल और वासनाएं इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई। प्रकृति के इस अनंत और विराट रूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे परिदृश्य को वह अपने अंदर समेट ले। उसे ऐसा अनुभव होने लगा वह चिरकाल तक इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का अनुभव करती रहे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, परंतु जीवन के कुछ सत्य जो वह इस आनंद में भूल चुकी थी, अकस्मात वहाँ के जनजीवन ने उसे झकझोर दिया। वहाँ कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, वे पत्थर तोड़कर संकरे रास्तों को चौड़ा कर रही थी। उनके कोमल हाथों में कुदाल व हथौड़े से ठाठे अर्थात निशान पड़ गए थे। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। उनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि यह पहाड़ी औरतें अपनी जान की परवाह न करते हुए सैलानियों के भ्रमण तथा मनोरंजन के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही हैं। 7-8 साल के बच्चों को रोज़ 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र तय कर स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। यह देखकर लेखिका मन में सोचने लगी कि यहाँ के अलौकिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 देखिए। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है, जो अपनी जानकारी व अनुभव से सैलानियों को प्रकृति व स्थानों के दर्शन कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी तरह यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। अपने मित्रों व सहयात्रियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी व आनंदमयी बन जाती है। वहाँ के स्थानीय निवासियों व जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है, क्योंकि यदि ये ना हो तो वो स्थान नीरस व बेजान लगने लगते हैं तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। प्यारे बच्चों, पत्थरों पर बैठकर श्रमिक महिलाएं पत्थर तोड़ती हैं। उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं और वे काम करते रहते हैं।
हरे भरे बागानों में युवतियां बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती हैं। बच्चे भी अपनी मां के साथ काम करते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में जीविका रूप में देश और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियां, पुल आदि बनाना, खेतों में अनूप जाना, कपड़ा बुनना, कारखानों में कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करके उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है, परिश्रम करती है, उसे उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता, परंतु फिर भी वे ऐसा ध्येय कार्य को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। वो समाज का कल्याण करते हैं, परंतु बदले में उन्हें स्वयं नाम मात्र का ही अंश प्राप्त होता है। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती। यदि ये आम जनता ना हो तो देश की प्रगति का पहिया रुक जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, आज की पीढ़ी द्वारा प्रगति के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थान बना रही है। इससे वहाँ गंदगी बढ़ रही है, पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं। कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल व रसायन होते हैं, जिसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। साथ में घरों से निकला दूषित जल भी नदियों में ही जाता है, जिसके कारण हमारी नदियाँ लगातार दूषित हो रही हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा का कटाव होने लगा है, जो बाढ़ को आमंत्रित कर रहा है। दूसरे अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, जिससे वायु प्रदूषित होती जा रही है। हमें निम्नलिखित भूमिका निभानी चाहिए। हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि वातावरण की शुद्धता बनी रहे। हमें नदियों की निर्मलता व स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों की जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 देखिए, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। मेरे बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति को प्रदूषित किया जा रहा है। प्रदूषण का मौसम पर असर साफ दिखाई देने लगा है। प्रदूषण के चलते जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं पर बारिश अतिरिक्त हो जाती है तो किसी स्थान पर अप्रत्याशित रूप से सूखा पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में गर्मी की अधिकता देखने को मिलती है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका होता है। सर्दियों के समय में या तो कम सर्दी पड़ती है या कभी सर्दी का पता ही नहीं चलता। ये सब प्रदूषण के कारण ही संभव हो रहा है। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांस की अनेकों बीमारियां उत्पन्न होने लगी हैं। प्रदूषण के कारण पहाड़ी स्थानों का तापमान बढ़ गया है, जिससे स्नोफॉल कम हो गया। ध्वनि प्रदूषण से शांति भंग होती है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोगों का कारण बन रहा है। जल प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल पा रहा है और पेट संबंधी अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। मेरे बच्चों, प्रश्न नंबर 14 देखिए, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है,
क्योंकि अभी तक पर्यटक स्थल नहीं बना। यदि कोई दुकान होती तो वहाँ सैलानियों का अधिक आगमन शुरू हो जाएगा और वे जमा होकर खाते पीते गंदगी फैलाते। इससे गंदगी तथा वहाँ के वाहनों के अधिक प्रयोग से वायु में प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहाँ पर वह स्नोफॉल देख पाई। इसका कारण यही था कि वहाँ प्रदूषण नहीं था, अतः कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए एक प्रकार से वरदान ही है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्यारे बच्चों, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की है। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो उस समय यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बन के नदियों को भर देती हैं। नदियों के रूप में बहती है जलधारा अपने किनारे बसे नगर तथा गांव में जल संसाधन के रूप में तथा नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंत में सागर में जाकर मिल जाती है। सागर से फिर से वाष्प के रूप में जल चक्र की शुरुआत होती है। सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की है। प्यारे बच्चों, 16वां और अंतिम प्रश्न देखिए, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? प्यारे बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों की चर्चा की गई है। वस्तुतः सैनिक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ईमानदारी, समर्पण तथा अनुशासन से करते हैं। सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते हैं। देश की सीमा पर बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोप को सहन करते हैं। हमारे सैनिक भाइयों को उन बर्फ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है जहां पर तापमान शून्य से भी नीचे गिर जाता है। वहां नसों में खून को जमा देने वाली ठंड होती है। वह वहां सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और हम आराम से अपने घरों में बैठे रहते हैं। ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर जीते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के लिए हमेशा सहानुभूति, प्यार व सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। उनका मान सम्मान करना चाहिए। प्यारे बच्चों, यह था आज का पाठ साना साना हाथ जोड़ी, जिसके हमने अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न सीखने का प्रयास किया। आशा है आपको सभी प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के प्रश्नोत्तर यदि आपको समझ में आए हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन, आपका जीवन सदैव मंगलमय हो।